So let us analyze section 34 of specific relief act, that is declaratory decree. तो अब आपकी इसकी हेडिंग देखो, हेडिंग क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डेक्लेरेटरी डिक्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट। डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की। Declaration of court as to discretion of the court as to declaration of status or right। तो किस चीज की डिस्क्रिशन है कोर्ट की कि वो स्टेटस आपका डिक्लेयर करेंगे, या तो स्टेटस किसके रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या फिर आपकी जो राइट है दैट इज लीगल राइट। तो अगर आप इस डेफिनेशन को एनालाइज करोगे, यू हैव 5 एसेंशियल्स ऑफ इट। फर्स्ट क्या है, एंटाइटल्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एंटाइटल्ड? मींस कि प्रेजेंट एंटाइटलमेंट होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ present entitlement। entitle means there must be present entitlement, so thus a declaration can be made only if the plaintiff was having a legal right। declaration तभी बनेगी अगर plaintiff का legal right है। is it clear? plaintiff is having a legal right to the said character or the status at the time when he files the suit। when he files the suit, and the right continue to exist in him until the passing of the decree। is it clear? The right continues to exist in him until the passing of the decree। अब यहाँ पे मैं आपको bare language, let me show you the bare language। see, any person entitled to एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला है, फर्स्ट इसेंशियल क्या बोला है, एंटाइटल्ड बोला है। सो एंटाइटल का मतलब मैंने आपको बता दिया क्या है, मींस प्रेजेंट एंटाइटलमेंट। जो तब भी आप डिक्लेरेशन करवा रहे हो तो प्लेंटिफ की जो डिक्लेयर करवा रहा है उसका लीगल राइट है उस करेक्टर के लिए, या स्टेटस है एट दी टाइम when when he files the suit, and the right continues to exist until the passing of the decree। so clear? so सबसे पहले क्या entitled होना चाहिए। सेकंड क्या है अब आपका legal character। see, any person entitled then to any legal character। so second essential is legal character or to any right as to any property। is it clear? so there are second essential kya hai, to legal character, right to right as to any property। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लीगल करेक्टर? लीगल करेक्टर जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को डिक्लेयर करवा रहे हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, या आपकी राइट टू वोट है, वो भी एक आपका लीगल करेक्टर आ गया है। इज इट क्लियर? या फिर आपका है, और आप कह सकते हो लीगल करेक्टर है कि आपकी एक राइट है वोट करने की। तो इसके हमने काफी एग्जांपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये मैं आपको बेयर लैंग्वेज जस्ट बता रही हूँ कि बेयर लैंग्वेज क्या है। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड इज राइट टू प्रॉपर्टी, लीगल करेक्टर और राइट as to any property। now as to, what do you mean by the term as to? see, it is very important to understand each and every meaning of the their language। so ये देखिए as to, what do you mean by the term as to? now as to ये प्रॉपर्टी से पहले वर्ड आया है, तो पार्लियामेंट है उन्होंने सॉर्ट किया है कि इसका इस सेक्शन का स्कोप को वाइड किया जाए, और किसके, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ओनली। एज टू मींस विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ओनली। सो यहाँ पे ओनरशिप नहीं इंक्लूड की गई है, इट विल नॉट ओनली इंक्लूड ओनर, नो डाउट ओनरशिप इंक्लूड की है, तो सिर्फ ओनरशिप ही नहीं इंक्लूड की गई है। it will not include not only ownership or possessory right, rather it will now include easementary rights or right to claim maintenance। इज इट क्लियर? तो एज टू का ये स्कोप को वाइड कर दिया है कि इसमें सिर्फ ओनरशिप ही नहीं इंक्लूड हो रही है, आपकी पोजेसरी राइट्स भी हो रही है, नहीं सिर्फ पोजेसरी राइट्स ही नहीं हो रही है, ईजमेंटरी राइट्स भी है, राइट टू क्लेम मेंटेनेंस है वो भी इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, सी,
So we have done any person entitled to any legal character or to any right as to any property may institute a suit against a or any person. अब यहाँ पे क्या आ गया, थर्ड इसेंशियल क्या आ गया, सूट अगेंस्ट एनी पर्सन, इज इट सूट अगेंस्ट एनी पर्सन. सो यहाँ पे क्या है, या तो अब आपको डिनाई कर देंगे, मे इंस्टीट्यूट अ सूट, कोई भी पर्सन किसी पर्सन के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट कर सकता है, या तो आपको वहां पे क्या कर देंगे, डिनाई कर देंगे, डिनाई कर देंगे और इंटरेस्टेड टू डिनाई, या तो डिनाई कर देंगे या वो आपको देने से मना कर रहे हैं. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लो, यू कैन टेक एग्जाम्पल, W मीन्स वाइफ है, ही इज हैविंग अ सन, विडो है एक, उसका एक बेटा है, विडो है, विडो का एक बेटा है. अब वो क्या है, जो विडो है उन्होंने क्या किया, एच से शादी कर लिया, किसी पर्सन से उन्होंने शादी कर ली है. नाउ आफ्टर मैरिज, मैरिज के बाद वो जो विडो थी, अब नाउ शी इज अ मैरिड लेडी, आफ्टर मैरिज शी टोल्ड दैट, जो उसका पहले बेटा था, शादी करने से पहले जो बेटा था एस, वो उन्होंने कहा कि ये किसका बेटा है जिससे उसने अभी शादी की है, उस पर्सन का, जो सपोज वो उसका नाम एच है, तो एच का बेटा है ना. और स्कूल सर्टिफिकेट्स में भी उन्होंने क्या किया, उसके फादर का नेम लिख दिया एच, ठीक है, फादर का नेम लिख दिया और सबको यही बता रही कि इसके ये इसी का ही बेटा है. नाउ हियर, इस केस में जो एच है, ही कैन फाइल अ डेक्लेरेशन सूट, इज इट क्लियर, एच कैन फाइल अ डेक्लेरेशन सूट, और किसके रिगार्डिंग की वो डिक्लेयर करवा सकते हैं कि जो एस है वो उनका लेजिटिमेट सन नहीं है, इज इट क्लियर, कि एस इज नॉट द लेजिटिमेट सन ऑफ एच. तो यहाँ पे एनी पर्सन इंटाइटल टू एनी लीगल करेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी may institute a suit against any person denying or interested to deny, is it clear. तो किसके वो लीगल करेक्टर, अब उसका डिनाई किया जाता है या इंटरेस्टेड थे डिनाई करने के लिए, his title to such character or right, and the court may in its discretion, is it clear. अब यहाँ पे क्या आ गया, court may in its discretion, तो यहाँ पे court may on its discretion means कि court के discretionary power है, उनको declaration वो grant करेंगे या नहीं grant करेंगे, is it clear. ना डिनाइंग, और पहले डिनाइंग और इंटरेस्टेड टू डिनाई का, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि वहां पे उसका लीगल कैरेक्टर को डिनाई किया जा रहा था. सो डिफेंडेंट शुड आइदर प्रेजेंटली डिनाई और टू बी इंटरेस्टेड इन डिनाई इन फ्यूचर, वो डिनाई करना चाहता था कि ये मेरा लेजिटिमेट बेटा नहीं है, ही इज माई इलेजिटिमेट सन, इज इट क्लियर. तो वहां पे वो फ्यूचर उसके लिए अपना डिनाई करना चाह रहा था, इज इट क्लियर. तो वो लीगल करेक्टर भी हो सकता है, राइट एज टू प्रॉपर्टी ऑफ द प्लेंटिव भी हो सकता है, इज इट क्लियर. अब जैसे ये है कि अब आपने, मैंने क्या बोला आगे, कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, कि कोर्ट की मर्जी है उन्हें डिक्लेरेशन देंगे या नहीं देंगे, मे इन इट्स डिस्क्रिशन मेक देयर इन a declaration that he is so entitled and the plaintiff need not in such, last essential क्या आ गया, plaintiff need not in such suit ask for any further relief. अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि कोई फर्दर रिलीफ नहीं वो कुछ कहेंगे, सिर्फ है क्या कहेंगे, डेक्लेरेशन कराएंगे और फर्दर रिलीफ नहीं मांगेंगे, इज इट क्लियर. तो अब नाउ अब यहाँ पे क्या है, आपका जो ये 5 क्लॉजेस थे सेक्शन 34 के, इज इट क्लियर. पहला इंटाइटल है, सेकंड टू लीगल करेक्टर और राइट टू एज एनी प्रॉपर्टी, थर्ड सूट अगेंस्ट अ पर्सन जो डिनाई कर रहे हैं या इंटरेस्टेड टू डिनाई है, फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट मेन कोर्ट मेन इट्स डिस्क्रिशन, एंड लास्ट प्लेंटिफ नीड नॉट आस्क फॉर एनी फर्दर रिलीफ, इज इट क्लियर. नाउ क्या है अब आपका, कि अब जो अगर आप एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, इफ यू विल लुक एट द एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन अब आपको थोड़ा सा, सॉरी प्रोवाइजो है वो थोड़ा सा
ऑपोजिट है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है मेन प्रोविजन के साथ, क्योंकि मेन प्रोविजन में आपको क्या कह रहे हैं कि प्लेंटिफ कोई और फर्दर रिलीफ नहीं मांगेगा। और आपने अगर मेरा प्रीवियस लेक्चर ध्यान से सुना है, इवन इन दैट लेक्चर आल्सो यू विल से कि मैम ने बोला था कि वो फर्दर रिलीफ मांग सकते हैं, कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ मांगेंगे। अगर कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ नहीं मांगेंगे तो डिक्लेरेटरी डिक्री नहीं मिलेगी। तो वही आपकी प्रोवाइजो में लिखी है, provided that no court shall make any such declaration where the plaintiff being able to seek further relief than a mere declaration of title omits to do so। यहाँ पे क्या है कि डिक्लेरेशन उन्हें नहीं मिलेगी जहाँ पे फर्दर रिलीफ प्लेंटिफ ने नहीं मांगा है, कि सिर्फ डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का ही मांगा और कोई रिलीफ नहीं मांगा है, वो उसने ओमिट कर दिया, तो वहां पे उसको डिक्लेरेशन भी नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? So there is a case law on this. Rukmani Bai versus Lala Lakshmi Narayan. Rukma Bai versus Lala Lakshmi Narayan 1959 सुप्रीम कोर्ट का केस है। यहाँ पे क्या है, प्लेंटिफ ने ऑब्जेक्शन लिया था। एट दिस केस में क्या हुआ था कि जो प्लेंटिफ है, अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन लेना है, उन्हें अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पे लेना पड़ेगा, बाद में वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते हैं। कि अगर जो ट्रायल कोर्ट में है कि अगर उन्होंने ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन नहीं लिया है, उसके बाद डिफेंडेंट है, अगर सपोज आपकी अपील चली गई है, आपने अपील कर दिया, ऑब्जेक्शन ले लिया, तो वहां पे आपको डिफेंडेंट अलाउ नहीं करेगा। डिफेंडेंट बोलेगा अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन लेना था तो वो ऑब्जेक्शन आपको कब लेना था, जब आपने ट्रायल कोर्ट में लेना चाहिए था। नाउ यू कैन नॉट टेक एनी ऑब्जेक्शन। इज इट क्लियर? So this was regarding section 34. Now see the explanation of section 34. What explanation says? A trustee of property. A trustee of property is a person entrusted to deny a title. A trustee of a property. ठीक है, कोई प्रॉपर्टी का ट्रस्टी है, is a person entrusted to deny a title adverse to the title of someone who is not in existence, for whom if in existence he would be a trustee। Is it clear? कि जो सपोज कोई एक फादर है, फादर ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम पे कर दी और उस ट्रस्ट का ट्रस्टी अपने बेटे को बना दिया। Now, trustee of a property is a person entrusted to deny a title adverse to the title of someone who is not in existence। अपने बेटे के नाम पे कर दिया, ठीक है। एक फादर ने एक प्रॉपर्टी अपने बेटे के एक ट्रस्ट के नाम पे कर दिया और उसका नाम ट्रस्टी बना दिया अपने बेटे को। और अब वो कह रहा है कि ये तुम्हारे पास सिर्फ लाइफ टाइम के लिए है, उसके बाद जब तुम्हारा बेटा आ जाएगा, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, कि जब तुम्हारा बेटा आ जाएगा तो ये प्रॉपर्टी उसके पास चली जाएगी। तो वो यही कह रहा है, अ ट्रस्टी ऑफ अ प्रॉपर्टी इज अ पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई अ टाइटल adverse to the title of someone who is not in existence। तो पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई कौन हो गया, उसका बेटा हो गया है। किसके टाइटल एडवर्स है? जो पर्सन अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसका पोता, मींस की फादर का पोता है, जो ग्रैंड चाइल्ड है, वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। एंड फॉर हुम इफ इन एग्जिस्टेंस ही वुड बी अ ट्रस्टी। और अगर वो एग्जिस्टेंस में होता तो वो कौन होता? वो उसका ग्रैंड सन ही ट्रस्टी होता। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे आपको ये एक्सप्लेन किया गया। इज इट क्लियर? नाउ सी, ये दिस वाज रिगार्डिंग दी सेक्शन 34। अब डिक्लेरेटरी डिक्री आपको ग्रांट कहाँ नहीं होगी, ये भी हमने डिस्कस किया था। वेयर कोर्ट विल नॉट ग्रांट दी डिक्लेरेटरी डिक्री। सो सपोज फॉर एग्जांपल, अब एक और एग्जांपल ले लो आप। ए है, ए ने बी को लाइफ इंटरेस्ट दे दिया और उन्होंने कहा इस प्रॉपर्टी को तुम्हारी डेथ के बाद वो किसको जाएगी, ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ये प्रॉपर्टी जाएगी। इज इट क्लियर? ए ने बी को लाइफ इंटरेस्ट दे दिया है प्रॉपर्टी में। आफ्टर दैट ही सेज आफ्टर योर डेथ प्रॉपर्टी विल किसके पास जाएगी, प्रॉपर्टी विल मूव टू दी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए। इज इट क्लियर? इट विल मूव टू दी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ए। नाउ अब यहाँ पे क्या है, अभी बी की डेथ नहीं हुई थी जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट था। इज इट क्लियर? बी की डेथ नहीं हुई थी, हु इज हैविंग अ लाइफ इंटरेस्ट। तो वहां पे क्या हो गया,
कि अब जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कौन हो गए, रिवर्सनर्स हो गए हैं, ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक रिवर्सनर हुए हैं। तो बिफोर द डेथ ऑफ बी, जो रिवर्सनर, एक रिवर्सनर ने क्या किया, डेक्लेरेटरी सूट फाइल कर दिया कि बी की डेथ के बाद इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन होगा, आई विल बी दी प्रॉपर्टी। रिवर्सनर कह रहा है कि आई विल बी दी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। नाउ कोर्ट यहाँ पे डेक्लेरेटरी डिक्री ग्रांट नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि बी की डेथ से पहले उस रिवर्सनर की डेथ हो जाए, सो कोर्ट कैन नॉट ग्रांट दी डेक्लेरेटरी डिक्री। या फिर आप स्पेस सक्सेशन के केस ले लो जहां पर डेक्लेरेटरी डिक्री ग्रांट नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल फादर है, फादर के दो बेटे हैं, S1 और S2 ले लो। नाउ S1 और S2 डेक्लेरेटरी डिक्री के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इन्हीं को ही प्रॉपर्टी मिलेगी। ये स्पेस सक्सेशन हो गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपने सेक्शन 6 में पढ़ा स्पेस सक्सेशन, कि यहाँ पे आपको मिल सकती है, चांसेस हैं कि आपको यहाँ प्रॉपर्टी मिल सकती है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। और डेक्लेरेटरी सूट के लिए क्या जरूरी है, जो फर्स्ट इसेंशियल था, एंटाइटलमेंट, कि वहां पे यू आर एंटाइटल्ड। अभी तक आपको नहीं पता कि आपको ये प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इट इज ओनली अ स्पेस सक्सेशन, इट इज ओनली अ, आप एक्सपेक्ट करो कि आपको ही प्रॉपर्टी मिलेगी आपके फादर के बाद, ठीक है। तो जरूरी नहीं, हो सकता है बिल में आपने के फादर ने किसी और को प्रॉपर्टी दे दी है, या वो किसी और को के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले प्रॉपर्टी का, तो यहाँ पे भी डेक्लेरेटरी डिक्री नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? तो दिस वाज रिगार्डिंग सेक्शन 34। Now let us discuss the case laws regarding the declaration. अब यहाँ पे देखिए आप, देर इज अ सेकेंड इसेंशियल जो है, देर मस्ट बी सम डेंजर और डेट्रीमेंट टू सच इंटरेस्ट। इज इट क्लियर कि डिफेंडेंट है, उसने करेक्टर को डिनाई किया है, अपने राइट को डिनाई किया टू एनी प्रॉपर्टी, और इंटरेस्टेड इन डिनाइंग हिज करेक्टर राइट। तो जब अब यहाँ पे क्या एक केस लॉ है जहाँ पे एक वाइफ ने सूट फाइल किया था अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, वाइफ ने सूट फाइल किया था हस्बैंड के अगेंस्ट, वहां पे डिक्लेयर कराया उन्होंने कि जो डिफेंडेंट है, उनको डिफेंडेंट है, he has not been heard for about 12 years। तो उन्हें डिक्लेयर किया जाए कि वो डेड हो गए हैं, मर गए हैं। सो यहाँ पे अब उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, इट इज इनकॉम्पिटेंट, इट इज इनकॉम्पिटेंट, वहां पे नहीं डिक्लेयर करवा सकते हैं वो। सो फ्री मेंटल वर्सेस फ्री मेंटल 32 बॉम्बे LR 1641। इज इट क्लियर? Now see the next case law. श्रीमती सुमन महाजन वर्सेस कुसुम संधू। श्रीमती सुमन महाजन वर्सेस कुसुम संधू, AIR 1999, दिल्ली 314। यहाँ पे श्रीमती गोविंद कौर थी, उन्होंने एक रजिस्टर्ड विल को एग्जीक्यूट करवाया था, और डेटेड क्या थी, 14 फरवरी 1984। और उन्होंने वहां पे अपनी कुछ प्रॉपर्टी बिक्विथ कर दी थी, ट्रांसफर कर दी थी प्लेंटिफ के नाम पे। और श्रीमती कुसुम संधू, ठीक है, प्लेंटिफ के नाम पे की थी। अब जो डिफेंडेंट है श्रीमती कुसुम संधू, और ये डॉटर इन लॉ थी श्रीमती गोविंद कौर की, जो कि श्रीमती गोविंद कौर की डेथ हो गई थी ऑन 29 सितंबर 1986। इज इट क्लियर? देखो बिल कब एग्जीक्यूट हुई है, 14 फरवरी 1984। और यहाँ पे क्या है, उन्होंने प्लेंटिफ के नाम पे प्लेंटिफ के नाम पे कुछ प्रॉपर्टी बिक्विथ कर दी थी श्रीमती कुसुम संधू, जो उनकी डॉटर इन लॉ थी। तो श्रीमती गोविंद कौर डाइड हो गई थी 29 सितंबर 1986। सो प्लेंटिफ है, ये एब्सोल्यूट ओनर बन गया सेड प्रॉपर्टी की, दैट इज श्रीमती सुमन महाजन। नाउ प्लेंटिफ है, ये अब्रॉड चले गए 1988 में कुछ टाइम के लिए। उनकी एब्सेंस में एक डिफेंडेंट ने क्या किया, जो कि प्रॉपर्टी के टेनेंट थे, ही वाज अ टेनेंट इन दैट प्रॉपर्टी। उन्होंने अनऑथराइज्ड पोजेशन ले ली उस पोर्शन की जो कि प्लेंटिफ के पास थी, और वहां पे उन्होंने कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दिया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे सूट फाइल किया था प्लेंटिफ ने कि इस डिफेंडेंट से पोजेशन वापस दिलाई जाए। उन्होंने क्या कंटेंट किया था, जो डिजीज थे ही हैज एंटर्ड इनटू, कि जो मर चुके हैं, डेथ हो गई जिसकी, वो उन्होंने इसके साथ एग्रीमेंट किया था कि ये प्रॉपर्टी उनको सेल करेंगे, और प्रॉपर्टी डिफेंडेंट को सेल करेंगे, और डिफेंडेंट
ने ड्यू कॉन्स्टिट्यूशन भी पे कर दिए इसीलिए। सो डिफेंडेंट है, नाउ ही डिफेंडेंट ही फेल्ड टू प्रूव द फैक्ट ऑफ एग्रीमेंट। जो डिफेंडेंट है उन्होंने वो प्रूव नहीं कर पाए थे कि एग्रीमेंट हुआ था, और जो पेमेंट थी वो भी एलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन थी। सो ये हेल्ड किया गया था, प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड टू द सेड प्रॉपर्टी एंड आल्सो टू रीगेन द पोजेशन देयरफॉर। नेक्स्ट, Messrs Anant Associates versus Nagpur Improvement Trust. Messrs Anant Associates versus Nagpur Improvement Trust. Citation AIR 2000 Supreme Court. AIR 2000 Supreme Court 3350. Now in this case जो dismissal था, is it clear? इस केस में क्या हुआ था, जो डिसमिसल था सूट का, दैट वाज विदाउट कंसीडरिंग द सेम ऑन द मेरिट। उन्होंने कहा है कि हम सूट को डिसमिस नहीं कर सकते उसको मेरिट पे, इज इट क्लियर, मेरिट पे बेस पे हम उसको डिसमिस नहीं कर सकते जब तक, और इट इज बैड इन लॉ एंड शुड बी कंसिडर्ड अगेन। सो इस केस में क्या हुआ था, सूट फाइल हुआ था फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ रिगार्डिंग सर्टेन प्रॉपर्टी। तो एप्लीकेंट ने एक एप्लीकेशन भी फाइल की थी टेम्पोररी इंजंक्शन की। ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ उनकी एप्लीकेशन की जो टेम्पोररी इंजंक्शन की वही नहीं डिसमिस की थी, बट सूट भी डिसमिस कर दिया था, डिक्लेरेशन सूट भी डिसमिस कर दिया था। जिस दिन उन्होंने सूट को डिसमिस किया था, neither any issues had been framed nor any evidence had been laid. Is it clear? ना ही तो कोई इश्यूज फ्रेम किए थे, ना ही कोई एविडेंस लिया गया था। सो उन्होंने कहा कि जो सूट को डिसमिस किया गया है वो एरोनियस है, बैड इन लॉ है। सो मैटर है, ये दोबारा से ट्रायल कोर्ट में गया था सूट को डिसाइड करने के लिए अकॉर्डिंग टू दी लॉ। इज इट क्लियर? सो गाइस, दिस वाज रिगार्डिंग दी सेक्शन 34। अब सेक्शन 35 देखिए, दैट इज आल्सो रिगार्डिंग द डिक्लेरेटरी डिक्री। और नाउ सेक्शन 35 क्या बात करता है कि डिक्री का इफेक्ट क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्री। ये जो डिक्लेरेटरी डिक्री है ये राइट इन पर्सोनम है, दैट इज इट इज बाइंडिंग ऑन द two parties only. It is not binded on the third parties. It is not binding on the third party. For example है, ए के पास कुछ प्रॉपर्टी है, ही इज इन पोजेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी। नाउ जो पोजेशन में है प्रॉपर्टी में, उन्होंने क्या किया, रिकवर कर ली है वो प्रॉपर्टी, सॉरी इनको रिसीव मिली है, जो ए के पास प्रॉपर्टी है उसको अपने फादर से सक्सेशन में प्रॉपर्टी मिली है। नाउ बी है, बी एक थर्ड पर्सन कोई आया है और उन्होंने कहा है कि ये प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी वो कह रहे हैं, ए कह रहा है कि उसको फादर से सक्सेशन में मिली है, वही सेम प्रॉपर्टी बी कह रहा है कि मैंने उसके फादर से खरीदी है। ए है, सपोज ए ने कहा मेरे को ये प्रॉपर्टी मेरे फादर से सक्सेशन में मिली है, बी आके कह रहा है कि मैंने ये प्रॉपर्टी तुम्हारे फादर से ऑलरेडी खरीद ली है। तो यहाँ पे जो ए है वो डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकते हैं। सपोज अब ये डिक्लेरेशन सूट ए के फेवर में चला गया है, तो डिक्लेरेटरी डिक्री वो बाइंड होगी ए और बी के बीच में ही, कोई थर्ड पर्सन के अगेंस्ट वो बाइंड नहीं होगी। यही आपका सेक्शन 35 कह रहा है। A declaration made under this chapter is binding only on the parties to the suit, persons claiming through them respectively, and where any of the parties are trustee on the persons for whom, if in existence at the date of declaration, such parties would be trustee. Is it clear? कि अगर डिक्लेरेशन इस चैप्टर के अंदर, मींस चैप्टर 6 के अंदर कोई डिक्लेरेशन की है, वो बाइंडिंग है पार्टीज पे टू दी सूट, सो पर्सन्स उनके थ्रू क्लेम कर रहे हैं, या कोई पार्टी जो ट्रस्टीज हैं ऑन द पर्सन्स फॉर हुम इफ इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के डे पे वो एग्जिस्ट कर रही हैं, सर वो पार्टीज क्या होंगी, सिर्फ ट्रस्टीज होंगी, क्योंकि ये जो इफेक्ट है डिक्लेरेशन का दैट विल बी बाइंडिंग ओनली बिटवीन द पार्टीज। Is it clear? So guys, this was regarding the declaration decree, that is section 34 and section 35. If you have any doubt regarding these two sections, you can ask me. No doubt. So in the next session, we are going to discuss regarding the injunctions. Is it clear? We are going to discuss about the injunction. जैसे कि आपका preventive relief आ जाएगा पहले, तो उसमें आपके दो तरह के injunctions होते हैं, temporary है, permanent injunction है। तो temporary injunction है आपकी CPC में deal कर रहे हो, लेकिन जो preventive injunctions है that is in specific relief act. Is it clear? Sorry, perpetual injunctions है वो आपकी कहाँ पे है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में दी गई है, फ्रॉम सेक्शन 38 टू सेक्शन 42. इज इट क्लियर? सो थैंक यू गाइस.